हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हाँ, हर वीडियो में मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप कैसे हैं, और आशा भी करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं आपकी लाली वर्मा मैडम। और साथ ही साथ आपके बारे में भी सोचती रहती हैं कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई करते करते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूल गए हैं। तो ऐसा कदापि मत कीजिएगा। पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम अन्य कार्य से सभी से संन्यास ले लें। अर्थात खेलेंगे भी नहीं, कूदेंगे भी नहीं, किसी से बातचीत भी नहीं करेंगे, दिन रात किताब 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 में लगे रहेंगे, कदापि नहीं। सब कार्य करना है, बस इतना काम हमें करना है कि हमें पढ़ाई में अब समय अधिक देना है और फोकस्ड होकर पढ़ना है, एकदम ध्यान केंद्रण के साथ पढ़ना है और मन से पढ़ना है, दिल लगाकर पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, रोचकता के साथ पढ़ना है। फिर देखो कैसे आप सभी विषय में एकदम अपने आप के रिकॉर्ड तोड़ दोगे। आई होप, बिल्कुल मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छा परिणाम लेकर आने वाले हैं। और जितनी हम मेहनत करते हैं परिणाम उतना अवश्य मिलता है। जिस तरह की हम मेहनत करेंगे परिणाम उसी तरह का मिलेगा। तो बेटा, जैसे आपको पता ही है कि आपने हमेशा ये कहा है कि नोट्स, काश की नोट्स मिल जाए, तो यस, अब कक्षा 8वीं से 12वीं तक के हिंदी मीडियम के नोट्स भी हैं अवेलेबल आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाइए और नोट्स का फायदा उठाइए। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हमने काव्य खंड के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं? 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में। आज मैं लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 6, काव्य खंड का पाठ 6। नाम है जनतंत्र का जन्म। जी हाँ, अब जनतंत्र क्या है? जनतंत्र अर्थात जनता का शासन, जनता के लिए। तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। और इस कविता को लिखा है महान कवि, प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर जी की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। घर घर नाद, जैसे कि जब रथ में पहिया चलता है या जब आवाज आती है तो उसके पीछे क्या है, उस नाद के पीछे, नाद मतलब ध्वनि। तो दिनकर जी की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? घर घर, हाँ, क्या है ये? तो कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। क्या आकृष्ट किया है? कि राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। अब राज सिंहासन प्रजा के हित में होने वाला है, प्रजा ही राज सिंहासन पर विराजित होने वाली है। अब वो किसी भी तरह से किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत कर लिया शासन, बहुत बांध लिया या बहुत कर ली अपने मनमानी, अब जनता स्वयं की राजा स्वयं होगी। तो जब वो आएगी और उसका रथ चलेगा तो उसका रथ यूं ही नहीं आएगा, बहुत बाजे गाजे के साथ आएगा। तो यहां पर यही लिखा है कि राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर घर नाद है। ठीक है, अर्थात जब बहुत ही ऊर्जावान तरीके से भारत के मन में क्रांति की ज्वाला आ चुकी है और अब वो किसी भी स्थिति में परतंत्रता को नहीं देख सकती या परतंत्रता में अब नहीं अपने आप को रख सकती है। हर एक भारतवासी के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी फूट चुकी है। वो चिंगारी ज्वाला भी बन जाएगी और ज्वाला बनकर अंग्रेजों को जलाकर खाक कर देगी। और तभी उसका रथ का जो पहिया है उसकी आवाज सुनो, अब जनता आने वाली है। अब जो भी अपने आप को पहले समझते थे कि हम इस पर शासन करेंगे, इस पर कई सदियों तक हम रहेंगे, तो उनका अब सब कुछ जाने वाला है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहां मिलेंगे? बताइए। आज के देवता, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने देवता किसको कहा था? देवता किसे? क्या हम जो अभी तक हम मानते थे कि ये अग्निदेव, जलदेव और ये देव और इंद्रदेव, बहुत सारे देवताओं के नाम लें, क्या उन देवों की बात की है? उन्होंने बात की है किसकी? कर्मठ लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, जो दिन रात खून पसीना बहाकर कार्य करते हैं और कार्य रूप प्रदान करते हैं। जो भी कार्य अथक, मतलब बिना थके अपने कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। देखो,
कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, खून पसीना बहाकर देश हित का जो कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होती है, अर्थात जो अपना खून पसीना बहाकर देश की भलाई के लिए 24 घंटे तत्पर है। कोई भी अत्याचारी या दुराचारी उसकी तरफ तिरछी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी जनता को कवि दिनकर जी ने देवता कहा है, जिसके अंतर्गत जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होती है। किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, उन्हीं को दिनकर जी ने आज के देवता कहा है। कर्म ही पूजा है और ये सब कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए यही देवता तुल्य है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करते हैं, बताइए। क्या लगता है, किसने कहा कि अभी तो जनता दुधमुही बच्ची की तरह है? दुधमुही बच्ची मतलब जो अभी छोटी सी माँ की गोद में बच्चा है, जो दूध पीकर पालन पोषण कर रहा है अपना, सिर्फ ऐसी है जनता। वो हमारे सामने भला कैसे टिक पाएगी, ऐसा सोचा था। तो कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल की तरह है, जो आज खिल रही है, जिसके मन में चिंगारी की लहर दौड़ रही है, अरे वो मुरझा भी जाएगी, वो हमारे सामने क्या टिक पाएंगे। अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि भारतवासी अभी आई है उनके मन में कि हम इंकलाब जिंदाबाद या भारत माता की जय, जब हम इनको अपनी गोलियों का रौब दिखाएंगे और हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो ये दूधमुही की बच्चे की तरह दुबक कर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त है। उसको क्या लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे बच्चे को कुछ भी देकर बहलाया फुसलाया जा सकता था, वैसे ही भारत की प्रत्येक जनता को कुछ भी बहला फुसलाकर या फिर कोई भी प्रलोभन, मतलब लालच। प्रलोभन का अर्थ क्या होता है बेटा? लालच। तो लालच देकर इनको अपने कब्जे में किया जाता है। कुछ लोग उसके लालच में आए भी थे, लेकिन सभी तो नहीं होते ना एक से। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास होता है, तब राजतंत्र हिल उठता है, तब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। जब उसके मन में आजादी की चिंगारी उठ चुकी है और क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है, तो अब उसके समक्ष अंग्रेज हो या कोई भी हो, उनको दुम दबाकर भागना ही पड़ेगा। तो कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता थी, बताइए? दूधमुही बच्ची की तरह या फूल की तरह? अंग्रेजों की दृष्टि में, अंग्रेजी शासन की दृष्टि में उनको लगता था कि भारतीय तो ऐसे ही हैं जो कुछ भी प्रलोभन दिए जाएंगे और ये हमारी बात मान जाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? तो भारत की जनता सदियों से, युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। अब देखो कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो कवि ने यह कहा है कि सदियों से भारत की जनता एक तंत्र का, मतलब मोनार्की जिसको कहा जाता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि राजतंत्र, जिसमें एक राजा होगा जो अपने सत्ता चलाएगा, जैसा वो कहेगा वैसे ही प्रजा को करना पड़ेगा, इस तरह से जीवन जी रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर? धीरे धीरे उसको भी समझ में आया कि हमारा शासन तो होगा और हम ही उस ऐसे एक व्यक्ति को पद पर आसीन करेंगे जो हम में से ही एक होगा। इसलिए कहा है कि अब हट जाओ साइड में, क्योंकि अब जनता स्वयं राज सिंहासन पर विराजित होने वाली है। भारत की जनता सदियों से, युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही थी। राजा ही उनका मतलब कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा रहा करता था। लेकिन कवि ने यह भी कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता अब राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का स्वप्न देख चुकी है। उसके मन में यह विचार आ चुका है कि अब नहीं, अब राजतंत्र का साथ नहीं देंगे। हम क्यों हमेशा सिर झुकाकर उनके समक्ष ऐसे खड़े रहेंगे, अब हम भी राजा होंगे। ठीक है, राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा।
ये संकल्प कर चुकी है अब जनता, ये स्वप्न देख चुकी है, ये विचार उत्पन्न हो चुके हैं कि अब बहुत हो गया है, अब हम अपनी सत्ता में जिएंगे, अब राजतंत्र में नहीं, बल्कि कैसे जिएंगे, अब राजतंत्र में ना जीकर हम प्रजातंत्र करेंगे या फिर जनतंत्र। ठीक है, जनतंत्र या प्रजातंत्र, जनतंत्र भी कह सकते हैं इसको और प्रजातंत्र भी। समझ में आ रहा है बच्चे? तो कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है, कवि ने यही स्वप्न मतलब यही चित्र खींचा है कि अब भारतीय जो हर एक सदस्य है उसके मन में भारत का जो हर एक सिपाही कहेंगे ना, सदस्य क्यों कहें, सदस्य तो सामान्य सा लगता है, अब भारत का हर एक वीर सिपाही, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवक हो या बुजुर्ग हो, सबके मन में ये आ चुका है कि अब राजतंत्र को हम नहीं झेलेंगे, अब होगा प्रजातंत्र, अब होगा जनतंत्र। और ऐसा हुआ, आज हमारा जनतंत्र सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, अगला है कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, या फिर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। या तो हमें लिखना है कविता का भावार्थ या फिर हम लिखेंगे कि इसका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि मूल भाव क्या है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों को घुमा फिराकर अवश्य पूछा जाएगा बेटा, लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। जब कविता का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा तो प्रश्न कैसे भी पूछना है, हम हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, है ना? सही कह रही हूं मैं? यस। तो प्रश्न के जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहला ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम पाठ के अर्थ को समझ लें, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो या निबंध हो, कुछ भी हो, उसका अर्थ या उसका जो भाव है वो हम समझ जाएंगे तो हम हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दे पाएंगे। तो प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है कि अब जनता ने ये निश्चय कर लिया है कि अब हमें राजतंत्र में नहीं जीना, अब हम अपना ही अपना ही शासन होगा, हम अपने से ही जिएंगे। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई, शुरुआत हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने का है। इसमें कवि ने जनता निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र की महत्ता स्थापित की है कि जनतंत्र जब एकजुटता के साथ हर एक, कहते हैं ना कि एक उंगली क्या करेगी, जब बंद मुट्ठी हो जाती है तो उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो चट्टान को भी तोड़ सकती है। कराटे याद आ गए कि जब हम कराटे सीखते हैं तो कितने भी टाइल्स होते हैं, उन टाइल्स को इनसे भी तोड़ दिया जाता है। ये हमारी अंदरूनी शक्ति है बेटा, हमारे अंदर शक्तियों का खजाना है, बस उसको पहचानने की देर है। और अब यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हर एक जो नागरिक है या सिपाही है उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और वो अब अंग्रेजों के समक्ष झुकने वाली नहीं है। ठीक है, कह दिया है कि जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली है। इसमें कवि ने जनता निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र की महत्ता को स्थापित करने पर बल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है। जब हम अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम, हाँ यस बेटा, इंसान होना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात, हम सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान वो वाला नहीं कि शक्तिमान, वो वाले शक्तिमान की बात नहीं कर रही हूं मैं, हर एक मनुष्य की बात कर रही हूं जिसका शरीर या हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो पंच तत्व? टाइप करो जरा, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। रिपीट तो नहीं हुआ है कुछ? बताना मुझे, ठीक है? तो ये जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर छुपी हुई हैं। कोई उन शक्तियों को बिल्कुल जीवन भर छुपा चला जाता है और कोई इन्हीं शक्तियों को उजागर करके अपने आप को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो उसने कह दिया है, कवि ने कहा है कि राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी प्रजा ही है। ऐसा चित्रण किया गया है कविता में कि जो राजतंत्र चल रहा था उसको उखाड़ फेंकना है, प्रजातंत्र या जनतंत्र को ही
यहां पर लेकर आना है। अगला प्रश्न है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? कि जो कविता का प्रारंभिक आप पैराग्राफ देखिएगा, उनमें किस तरह का रूप उन्होंने किया है कि प्रारंभिक जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें जनता को कैसा दिखाया है। देखो, तो कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है कि हम कहते हैं ना कि जो वृक्ष फूल फलों से अधिक लदा रहता है वही झुका रहता है। और अंग्रेज क्या समझ बैठे कि अरे ये झुके हैं, ये निर्बल हैं, ये बिल्कुल दुधमुही बच्चे के समान है। उसे क्या पता कि अंदर ही अंदर हमारे जो वीर सिपाही हैं वो किस तरह से षड्यंत्र करके उन अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस तरह करता है? कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। प्रारंभ में कि विनीत मतलब विनम्रता होना ही है। कहता ना कि जहां शक्ति हो साहस हो, ठीक है भाई, लेकिन शक्ति के साथ साथ साहस के साथ साथ जब विनम्रता होगी ना, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम चाहे, हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ काम हो सकते हैं कि जो आप पैसे के बलबूते पर कर सकते हो, लेकिन हर एक काम पैसे के बलबूते पर नहीं कर सकते हैं। और ये महामारी जब कोरोना आई थी, इससे हम सब भली भांति परिचित हैं कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक उस समय ये जान चुका था व्यक्ति कि पैसा पैसा करने से ही कुछ नहीं होता। रिश्ते जो होते हैं वो इंसानियत के या जज्बातों से बनते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जनता सहनशील होती है, जाड़ा गर्मी सबको सहती है। जाड़ा समझते हो? जाड़ा मतलब सर्दी, तो जाड़ा गर्मी सबको सहती है, दुख सुख में एक समान रहती है, मिट्टी की मूरत की तरह अबोध है। जब तक वो नहीं अपने आप को मतलब नहीं दिखाना चाहती, कर लो अत्याचार, कितना करोगे, कर लो झूठी शान आन बान, क्या दिखानी है दिखा लो। जब हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो दिखा देंगे कि हम कौन हैं। ठीक है, जनता फल की तरह है जिसे जब चाहो जहां जिस रूप में रख दो। जनता अबोध बालक है जिसे छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। अर्थात भारत की भोली भाली जनता असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहकर भी मूक रहने वाली है। मूक मतलब साइलेंट, चुप रहने वाली है। अंग्रेजी सत्ता ने क्या सोचा, ये ब्लैक इंडियंस कुछ नहीं कर सकते, हम हमेशा के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और यहीं पर राज करेंगे, ऐसा उन लोगों ने सोच लिया था। लेकिन उनका सोचना, अपने शत्रु को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी भूल होती है, और यही भूल कर बैठे थे अंग्रेज। ठीक है, राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं करती, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। आगे चलते हैं हम। देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात कर रहे हैं और क्यों? कौन से देवता आ गए भैया खेतों में? क्या इंद्रदेव आ गए हैं, जलदेव, अग्निदेव? कौन से देवता आ गए जो खेतों खलियानों में पहुंच गए हैं? तो बेटा यहां पर बात की जा रही है ऐसे देवताओं की जो कर्मठ हैं, जो दिन रात अपना खून पसीना बहाकर सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहते हैं। सबसे पहले आता है नाम किसानों का, मजदूरों का, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म ही दिखाई देता है। जब भी हम बात करते हैं कि कौन या किस तरह से लक्ष्य भेदा जा सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे दी जाती है, तो सबसे पहले उदाहरण किसका दिया जाता है? धनुर्धारी अर्जुन का, कि देखो कैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेदा था। अब यहां पर ये तो रहा हमारा इतिहास। अब ना तो हम अभी अर्जुन भैया को पहचानते कि भैया आप ही हैं जिन्होंने चिड़िया की आंख को भेदा था, नहीं है ना। यहां पर कौन है? गांव में जाकर मिल लेना, हर बालक अर्जुन है, यस, हर बालक कृष्ण है। यहां पर जो भी ग्रामीण जनता है उसको कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहां प्रस्तुत किया है कि हमारा जो भारत देश है ना, वो ग्रामीण ही कहलाता है और गांव की जनता ही है जो उसको परिभाषित करती है। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। तभी तो कहा जाता है कर्म ही पूजा है। कर्म करेंगे तो पूजा है, पूजा होगी हमारी, मतलब हम हुए देव। किसकी पूजा? जो कर्म करेगा। ठीक है, मंदिरों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती हैं, वास्तविक देवता तो वही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। तो तभी उन्होंने कहा है कि खेतों में मिलेंगे, खलियानों में मिलेंगे, और निर्माण जहां हो रहा होगा वहां मिलेंगे। ठीक, दिनकर रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का सारांश लिखिए।
आपके ये व्याख्या में भी आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय की जय घोष है, शंखनाद है। जय मतलब कि अब हमारा शासन स्थापित होकर ही रहेगा, बहुत हो चुका अंग्रेजी शासन, अब हम अपनी मातृभूमि को आजाद करा के ही रहेंगे। समय का रथ सिंहासन की ओर बढ़ता आ रहा है। वह सिंहासनहीन अधिनायक से कहता है कि अब तुम सिंहासन का मोह त्याग दो, जितने साल तुम्हें राज करना था ना, कर चुके, अब यहां से हटने की बारी तुम्हारी आ गई है। इस पर केवल जनता का अधिकार है, उसी जनता का इस सिंहासन पर अधिकार है जो युगों से पद दलित हो रही है, अर्थात जिसका हक था, जिसका अधिकार था, वही इससे वंचित थी। अब तुम्हें यह गद्दी छोड़ना होगी, क्योंकि अब जनता आ रही है इस पर आरूढ़ होने। वह जनता और जिसने अपने शोषण के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई, वह जनता अब कोई दुधमुही बच्ची नहीं है जिसे खिलौने देकर समझाया बुझाया जाए। जो तुम्हारी भूल थी, सबसे बड़ी चूक थी, तुम क्या सोच रहे थे कि इस भारत की जनता को कुछ भी छोटा मोटा प्रलोभन देकर लालच में फंसाया जा सकता है और हम हमेशा राज करते रहेंगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रही है। वह जनता अब कोई दूधमुही बच्ची नहीं है जिसे खिलौने देकर बहलाया जा सके। जनता कोपाकुल होकर अब अपनी भ्रुकुटी चढ़ाती है तो भूचाल आ जाता है। जब वो क्रोध में आती है, जब आवेश में आती है और क्रांति की चिंगारी जब उसके हृदय में धड़कती है, तो अच्छे अच्छे दिग्गज भी उसके समक्ष परास्त हो जाते हैं। बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं। उनके हुंकारों में महलों की उखाड़ फेंकने की ताकत है, उनकी सांसों में ताज को हवा में उड़ा देने का बल है, अर्थात वो भूचाल ला सकते हैं। तो अब उसके सामने तुम नहीं टिक पाओगे, यही कविता में बताया है। जनता की राह को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है, वह अपने साथ काल लिए चलती है। काल मतलब मृत्यु, ठीक है, काल पर भी उसका शासन चलता है। सुनो, वह जनता युगों के शोषण के अंधकार को चीरती हुई अपने वेग से, वेग मतलब स्पीड, गति, ठीक है, अपने वेग के साथ सिंहासन की तरफ आ रही है। अब हट जाओ, सिंहासन खाली करो। संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र सिंहासन के पास खड़ा है, उसका हृदय से अभिषेक करो। अभिषेक पता है ना आपको? अब तुम्हारा समय नहीं रहा, अब प्रजा का समय है। देवता मंदिरों, राजप्रसादों और तहखानों में निवास नहीं करते। वास्तविक देवता तो खेतों में, खलियानों में हल चलाते मिलेंगे, कहीं सड़कों पर गिट्टी और पत्थर तोड़ते मिलेंगे और फावड़े चलाते मिलेंगे। अब उन्हीं किसानों और मजदूरों की बारी है, अब वे ही राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। सिंहासन खाली कर देने में तुम्हें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, या फिर जरा सी आनाकानी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। तो अब जाओ, सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। सबसे बड़े जनतंत्र का निर्माण होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह का प्रश्न आएगा ही आएगा। प्रश्न है, ओंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, ऐसी मतलब उसमें ताकत कहां जो जनता की रास्ता को रोक ले। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। उस काल को भी उसी की तरफ चलना होगा जिस तरफ जनता जा रही है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता में निहित व्यापक शक्ति को उजागर किया है। इसमें यह कहा गया है कि जनता जब जाग जाती है तो शक्ति बल का अभ्यास करके चल पड़ती है और समय भी उसकी राह नहीं रोक सकता, बल्कि जनता जिधर चाहेगी काल चक्र को भी मोड़ सकती है। युगों युगों से अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। अब उसके समक्ष कोई भी नहीं टिकने वाला। युगों युगों का स्वप्न साकार हेतु कदम बढ़ा चुका है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता। अगला प्रश्न भी है, व्याख्या ही सही है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहां पर भी यही बताया बिल्कुल समान कि अब जो राजगद्दी पर बैठे हुए थे, जिनकी खुद की गद्दी नहीं थी, लेकिन वो इस गलत फहमी में बैठे हैं कि ये हमारा ही है, लेकिन अब तुम्हें ये सिंहासन, ये राजगद्दी खाली करनी होगी। प्रस्तुत पद्यांश में जनतंत्र की स्थापना की बात कही गई है, साथ ही जनता की शक्ति का बोध कराया गया है। बोध मतलब आभास कराया गया है, जानकारी दी गई है कि जनता की शक्ति में वो ताकत होती है जो समय के रुख को भी मोड़ देती है।
अच्छे अच्छों के बने बनाए प्लान को तोड़ देती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ओजस्वी भाव में जनता की महत्ता का बोध कराते हुए सहनशीलता, धैर्य की बात बड़े ही सहज रूप में उन्होंने कहा है। साथ ही साथ भारत की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने, जनतंत्र स्थापित करने, सिंहासन पर आरूढ़ होने की प्रेरणा का भाव कवि ने जागृत करने का सफल प्रयास किया है। इस पद्यांश में जनता की शक्ति का व्यापक चित्रण किया गया है जो ओज का भाव जगाता है। ओज मतलब क्या होता है बेटा? वीरता, ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब मन में उत्साह होगा तो वीरता आएगी, वीरता आएगी तो ओज। तो यहां पर यदि आपसे कोई पूछे कि काव्य सौंदर्य लिखिए तो आप बिल्कुल कह दीजिएगा कि इन पंक्तियों में वीर रस का प्रयोग हुआ है। वीर रस, जहां वीरता होगी विद्यमान वहां जीत हमेशा होगी। तो इसी तरह से किसकी कविता है बताइए? कवि कौन है जल्दी बताओ? दिनकर जी। ओके, वेरी गुड। आशा करती हूं सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक कविता को सुन लिया है, और जब सुन ही लिया है तो समझ भी लिया होगा। समझ लिया है तो अब कविता से कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप उनके उत्तर जरूर लिख पाएंगे। यस और नो? कमेंट में बताइएगा मुझे, क्या आप इस पार्ट से किसी भी तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आप उसका उत्तर लिख पाएंगे? उत्तर देंगे आप कमेंट के द्वारा, ठीक है? तो बने रहो हमारे साथ, हमें आपके लिए हमेशा हैं आपके लिए। हर एक विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही साथ परीक्षाओं के लिए इस तरह की तैयारी भी आपके लिए जो करेगी आपकी जीत। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।